दोस्तों नमस्कार। आज की लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मनोविज्ञान के एक नए खंड में हम लोग चल रहे हैं। अभी तक वृद्धि, विकास, सामान्य सिद्धांत, विकास की अवस्थाओं जिसमें शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के संबंध में अध्ययन किया और मानसिक विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जीन प्याजे का अध्ययन किया गया। तो अब हम नए खंड में आ रहे हैं। हमारा नया खंड है अभिगम, या किसी का पर्यायवाची शब्द आता है सीखना या लर्निंग। तो अधिगम की जहां तक सामान्य अगर बातचीत करें तो मनुष्य एक अधिगमशील प्राणी माना गया है और अधिगम प्रक्रिया उसके जन्म से नहीं बल्कि जन्म के पूर्व से प्रारंभ हो जाती है। इसका उदाहरण दो तरह से हम समझ सकते हैं। एक तो विकास की जब हम बात करते हैं तो विकास में ये आपका एक प्रश्न बनता है कि विकास का प्रारंभ होता है, तो उसका उत्तर आता है जन्म के पूर्व से। क्योंकि विकास की अवस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो प्रीनेटल और नेटल अर्थात जन्म के पूर्व और जन्म के पश्चात दो खंडों में बढ़ता है। जन्म के पूर्व में खास तौर पे जो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक चलता है, दूसरी अवस्था है, वो है परिवर्तनकारी निर्माणकारी काल कहा गया। उसी में आपको मस्तके ढोमुखी शब्द मिलता है। और दूसरा यदि कहें तो महाकाव्य में आपको लेख मिलता है वीर अभिमन्यु का, जो जन्म के पहले मां के गर्भ में ही अर्जुन के द्वारा उसकी मां को युद्ध नीति सुनाई जा रही थी। वह अपनी पत्नी अर्जुन अपनी पत्नी को युद्ध नीति और युद्ध कौशल की बात बता रहे थे, जो वह गर्भ में ही सीख लिए थे। तो अधिगम की जब हम बात करते हैं तो जीवन भर वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो ये तो सामान्य बात हुई। यदि हम अधिगम के स्वरूप की बात करें तो अधिगम है क्या? सबसे पहली चीज, अधिगम के स्वरूप में हम बात करते हैं कि अधिगम है क्या। वास्तव में देखा जाए तो यह अधिगम जो है वह बहुत ही व्यापक है। जो जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित, प्रारंभ की बात, सामान्य की बात जब करते हैं तो वो हम कहते हैं कि अधिगम क्या होता है। प्रारंभ जो बच्चे की जन्मजात प्रतिक्रियाएं होती हैं, सामान्य चर्चा में जन्मजात प्रतिक्रियाएं, इसी पर क्या होता है, इसी पर आधारित। फिर हम बात करें कि जो जन्मजात प्रतिक्रियाएं हैं वो जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करती हैं। वो कैसे? जो बच्चे की जन्मजात प्रवृत्तियां हैं तो उनसे अर्थात जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर, तो उनसे प्रेरित होकर यानी जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो वह क्रियाओं को संपादित करता है, अर्थात जिन क्रियाओं का संपादन करता है, से प्रेरित होकर जिन क्रियाओं का संपादन करता है, वह क्या होता है, परिस्थितियों से समायोजन स्थापित करने के लिए होता है। जो वह क्रियाएं संपादित करता है और वह क्रियाएं किससे होता है, जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर। तो वह क्या करता है, परिस्थितियों से समायोजन के लिए जो विभिन्न परिस्थितियां आती हैं उससे समायोजन के लिए
अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो अधिगम क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। अगर हम बात किसकी करें? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करेंगे तो अधिगम क्या है? अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है और यह मानसिक प्रक्रिया व्यक्ति के या मानव के किसमें होता है? इन मानसिक प्रक्रियाओं का भान या उसका ज्ञान या उसका संज्ञान व्यक्ति के अभिव्यक्त व्यवहारों द्वारा होता है या बालक के अभिव्यक्त व्यवहारों के आधार पर होता है। तो इनका जो ये मानसिक प्रक्रियाएं हैं, इनका ज्ञान जो होता है वह जो अभिव्यक्त व्यवहार होगा उसके द्वारा होता है। और जो अभिव्यक्त व्यवहार अर्थात मानव व्यवहार होगा वह अनुभव के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होता रहता है। जो अभिव्यक्त व्यवहार होगा वह अनुभव के आधार पर जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उस पर क्या होगा? उसके आधार पर परिवर्तित होता रहेगा और यह परिवर्तन किस रूप में परिलक्षित होगा? यह परिवर्तन परिमार्जन के रूप में परिवर्तित होगा। यदि हम इन समस्त चीजों को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अधिगम प्रक्रिया में सामान्य तौर पर दो तत्व मिलते हैं। अधिगम प्रक्रिया में दो तत्व मिलते हैं। वो दो तत्व कौन कौन से हैं? पहला परिपक्वता, मैच्योरिटी। पहला क्या आएगा? मैच्योरेशन या परिपक्वता की बात आएगी। और दूसरा तत्व क्या होगा? पूर्व अनुभव जो है उसके, जो उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, उन पूर्व अनुभवों से लाभ लेने की योग्यता होती है। जो पूर्व अनुभव हैं से लाभ लेने की योग्यता। तो इस तरह अगर हम अधिगम की सामान्य चर्चा करते हैं तो पहली चीज सामान्य रूप में निकल के आती है कि यह जन्मजात प्रतिक्रियाएं के आधार पर होती हैं, अर्थात जन्मजात प्रतिक्रियाओं पर आधारित होती हैं और यही जन्मजात प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर व्यक्ति क्या करता है? क्रियाओं का संपादन करता है, जिनसे वह परिस्थितियों से समायोजन करने में अपने को समर्थ करता है या परिस्थितियों से अपने को समायोजित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामान्य रूप में अगर हम बात करें तो यह मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है और इस मानसिक प्रक्रिया का ज्ञान हमें कैसे होता है? व्यक्ति के अभिव्यक्त व्यवहार, जो वो व्यवहार अभिव्यक्त करता है उसके अभिव्यक्तिकरण द्वारा वह हमें क्या होता है? ज्ञान होता है या हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और यह अभिव्यक्त व्यवहार चलता कैसे है? अनुभव के आधार पर वह परिवर्तित और परिमार्जित होता जाता है। इस आधार पर यदि हम बात करें तो एक जो जन्मजात यानी वंशानुक्रम से मिलता क्या है? हमें परिपक्वता मिलती है। वंशानुक्रम क्या करता है? परिपक्वता को देता है और जो हमारे अनुभव हैं, जो परिस्थितियों के द्वारा हम अपना व्यवहार परिवर्तित करते हैं, वो अनुभव से हम जो लाभ लेने की योग्यता विकसित करते हैं, ये दूसरे तत्व के रूप में निकल के आता है। अब अगर हम अधिगम की विभिन्न परिभाषाओं की बात करें तो मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। एक दो परिभाषा को हम यहां लेते हैं। जैसे गेट्स ने दिया है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, यानी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, अनुभव और व्यवहार के द्वारा जो व्यवहार परिवर्तित हुआ वही अधिगम है।
ये गेट्स की परिभाषा। इसी तरह वुडवर्थ ने परिभाषा दिया कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है। इसी तरह स्किनर महोदय ने अपनी परिभाषा दी है। उन्होंने अधिगम के संबंध में कहा कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया अधिगम है। क्रो एंड क्रो ने अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा, अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। थॉर्नडाइक ने अधिगम को परिभाषित करते हुए लिखा, अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना है। उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना और उसे उत्तेजना से जोड़ना है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर यदि हम अधिगम के बारे में बात करें कि मुख्य तत्व निकल के क्या आते हैं परिभाषाओं के आधार पर। वैसे आपकी किताबों में बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, तो आप उन परिभाषाओं को देख लीजिएगा। तो जो परिभाषाओं के आधार पर आता है, अगर हम बात करें क्या क्या चीजें, कौन कौन से विशेष तत्व, उसमें कौन कौन सी बातें हमें मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि अधिगम केवल परिणाम ना होकर बल्कि प्रक्रिया भी है। पहली चीज क्या निकल के आई कि अधिगम केवल परिणाम ना होकर क्या है, प्रक्रिया, प्रोसेस भी है। अर्थात वो रिजल्ट ही नहीं बल्कि प्रोसेस भी है। दूसरी चीज ये कहता है कि यह प्रक्रिया, जो प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया कैसी होती है, उद्देश्यपूर्ण। अभी हम अधिगम प्रक्रिया, लर्निंग प्रोसेस की भी बात करेंगे तो वहां इसको दिखाएंगे उद्देश्य कितना महत्वपूर्ण है। यह उद्देश्यपूर्ण होती है और यही उद्देश्य व्यक्ति को समायोजन और अनुकूलन के लिए तैयार करती है। यही उद्देश्य क्या करती है, व्यक्ति को समायोजन और अनुकूलन के लिए तैयार करती है। अगली चीज, प्रक्रिया है क्या। वास्तव में देखा जाए तो यह प्रक्रिया व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। जो ऊपर परिभाषाएं दी गई उसमें अगर हम बात करें कि यह जो प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस की बात जो कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या है, बिहेवियर चेंज की है, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। अगर प्रक्रिया की अभिव्यक्ति की जानकारी प्राप्त करना हो, अगर जो प्रक्रिया हो रही है उसकी अभिव्यक्ति की जानकारी, प्रक्रिया की अभिव्यक्ति की जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, अधिगम के दौरान, ड्यूरिंग लर्निंग, उसके द्वारा कृत कार्यों से या उसके एक्शन से, उसकी क्रियाओं के द्वारा। ये जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं, अधिगम के दौरान, ड्यूरिंग लर्निंग। अधिगम के दौरान जो कृत क्रिया है, जो बच्चे के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा क्रिया संपादित की जा रही है, उस क्रिया के आधार पर हम उस प्रक्रिया के अभिव्यक्ति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया जो है ये सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है और सतत है। यह प्रक्रिया कैसी है, सार्वकालिक है,
सार्वभौमिक है और सार्वकालिक, सार्वभौमिक, और हम कह सकते हैं कि यह सतत है, निरंतर है। सार्वकालिक का मतलब कोई भी समय हो, किसी भी समय की बात हम करें, उस समय, हर समय कहने का अर्थात हर समय अधिगम की प्रक्रिया चलायमान होती है। सार्वभौमिक, कहीं पर किसी भी व्यक्ति में, मानव किसी भी रूप में, वहां पर भी वो प्रक्रिया गतिमान रहती है। और अंत में यदि हम कहें कि ये अस्थायी प्रकृति का व्यवहार परिवर्तन के रूप में होता है। जो परिवर्तन है प्रक्रिया के दौरान, जो परिवर्तन की बात करते हैं, उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसकी प्रकृति अस्थायी परिवर्तन को परिलक्षित करती है। तो अगर हम विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर बात करें तो ये आपके प्रमुख बिंदु निकल के आते हैं। अधिगम सदैव नवीन ही नहीं होता, अर्थात वह हमेशा नई चीजें नहीं देता, बल्कि पूर्व में सीखे व्यवहार का निषेध करना भी अधिगम हो सकता है। कि जो पहले हमने सीखा है उसको, जो नया अधिगम हम प्राप्त कर रहे हैं, नई सीख प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है कि पूर्व के अधिगम पर निषेध, रोक लगाने वाला, वो भी अधिगम के अंतर्गत आता है। इसकी प्रक्रिया परिणाम, अभ्यास, प्रशिक्षण या अनुभव पर आधारित होता है। तो ये तो प्रमुख तथ्य निकल के आए, जो विभिन्न परिभाषाएं, उन परिभाषाओं पर अधिगम के जो प्रमुख तथ्य हैं वो ये हैं। अब हम बात करते हैं अधिगम की विशेषता की। तो अधिगम की विशेषता में सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम प्रक्रिया की। तो विशेषता में सबसे पहली चीज यही है कि अधिगम क्या है? अधिगम एक प्रक्रिया है। यदि हम विशेषता की बात करें, अधिगम या सीखने की विशेषता, तो सबसे पहली चीज आती है कि अधिगम क्या है? प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस। तो अधिगम प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो यह प्रक्रिया जीव और वातावरण के मध्य चलती है। ये जो प्रक्रिया है वो किसके किसके बीच चलती है? जीव और वातावरण, इनके मध्य चलती है। और जो जीव और वातावरण के मध्य चलती है, तो इस प्रक्रिया की बात करें तो उत्तेजक अनुक्रिया की दशा में, उत्तेजक अनुक्रिया की दशा में सही व्यवहार के अस्थायीकरण के रूप में दिखाई देती है। ये जो प्रक्रिया चलती है वो क्या है? उत्तेजक अनुक्रिया की दशा में। उत्तेजक अनुक्रिया की दशा में वो कैसे दिखाई देती है? सही व्यवहार के अस्थायीकरण, जो सही व्यवहार है उसका अस्थायीकरण, ये दिखाई देती है सही व्यवहार के अस्थायीकरण। और उत्तेजक अनुक्रिया लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। जो ये उत्तेजक अनुक्रिया है ये क्या होती है? लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। और इसी के द्वारा जो अस्थायी व्यवहार के अस्थायीकरण की जो बात करते हैं, तो वास्तव में अस्थायीकरण होता क्या है? जब व्यवहार के विभिन्न परिवर्तन होते हैं तो सही परिवर्तन के अस्थायीकरण को यह व्यक्त करता है। और यदि देखा जाए लर्निंग प्रोसेस की हम बात करें तो
इस प्रक्रिया में, लर्निंग प्रोसेस में जो मुख्य रूप से सामने आता है कि इस प्रक्रिया में उत्तेजक अनुक्रिया में व्यक्ति क्या करता है, लक्ष्य की प्राप्ति करता है, समायोजन में सफलता की प्राप्ति करना चाहता है, वह व्यवहारिक परिवर्तन और उन परिवर्तनों में सही व्यवहारों के अस्थायीकरण में दिखाई देता है। तो अगर देखा जाए तो जो लर्निंग प्रोसेस है, अगर हम लर्निंग प्रोसेस को समझना चाहें तो यहां पर हम बात कर दें किसका, प्रयोजन, अर्थात कोई भी कार्य होगा उसके पीछे प्रयोजन का होना आवश्यक है। किसी को कह सकते हैं कि यही व्यक्ति को प्रेरित करता है, और यह दोनों चीजें अर्थात प्रयोजन और प्रेरक जो होता है वह व्यक्ति की क्या होता है, प्रोसेस, अधिगम प्रक्रिया के लिए व्यक्ति की आवश्यकता ही प्रयोजन या प्रेरक के रूप में होती है। वही व्यक्ति की आवश्यकता ही व्यक्ति को प्रेरित करती है। तो जो प्रेरक या प्रयोजन या आवश्यकता की बात करते हैं, तो यहां पर मान लीजिए कोई, तो ये जब किसके लिए जाएगा, उसका अपना एक लक्ष्य होगा। कोई आवश्यकता है तो उसका अपना एक लक्ष्य है, तो अर्थात वह प्रेरक यानी प्रेरित होगा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो उद्यम करेगा, जो प्रयास करेगा या जो वो प्रायोजित करेगा अभ्यास को, वो किस रूप में होगा, लक्ष्य को प्राप्त करने के रूप में होगा। लेकिन जब वो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बीच में बाधाएं भी आएंगी, अर्थात ये क्या कर रही हैं, बैरियर्स का काम कर रही हैं, तो ये बाधा का काम कर रही हैं। तो ये क्या आती हैं, बाधाएं आती हैं। और व्यक्ति जब वो प्रयास करता है तो हो सकता है कि वह पहले प्रयास में ही लक्ष्य को प्राप्त कर ले, या वो प्रयास करता है, बाधाओं से टकराने के बाद प्रयास असफल हो जाता है, वह पुनः प्रयास करता है और पुनः प्रयास में वो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो यहां अगर हम अधिगम प्रक्रिया की बात करें तो किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर, और यह दोनों चीजें कहां से आएंगी, आवश्यकता पर। तो किसी प्रयोजन से प्रेरित होकर व्यक्ति अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। अधिगम की प्रक्रिया का मतलब क्या है कि ये जो विभिन्न रूप से ये आपको दिखाए गए हैं एरो, ये उसकी विविध अनुक्रियाएं हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके बहुत सारी अनुक्रियाएं या रिस्पॉन्सेज हैं। तो इन अभिक्रियाओं यानी वह क्या करता है, प्रेरित होकर अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। प्रयोजन प्रेरक के न होने से अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। अर्थात हमारी आवश्यकता अगर प्रबल नहीं है, हमारे प्रयोजन सबल नहीं है, या हम उचित रूप में प्रेरित नहीं हुए हैं, तो अधिगम की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी। अधिगम की प्रक्रिया में व्यक्ति या बालक सर्वप्रथम क्या करता है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विविध प्रयास करता है। वो क्या करता है, विविध प्रयास करता है, और जिसमें से कुछ सफल और कुछ असफल प्रयास होते हैं। कुछ प्रयास में सफलता और कुछ प्रयास में असफलता मिलती है, और असफल प्रयास लक्ष्य प्राप्त करने में बाधाओं को भेद नहीं पाते, अर्थात बाधाओं को पार नहीं कर पाते, और सफल प्रयास लक्ष्य को बाधाओं को भेद कर लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। तो इस आधार पर यदि हम बात करें तो अधिगम की प्रक्रिया में 4 प्रमुख तत्व आते हैं। सबसे पहला तत्व क्या है, आवश्यकता अथवा प्रयोजन। पहला तत्व हमारा क्या है, आवश्यकता अथवा प्रयोजन। तो अगर प्रक्रिया में कहें तो पहला आपका है आवश्यकता अथवा प्रयोजन।
ये क्या है? आवश्यकता या प्रयोजन। अधिगम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आवश्यकता या प्रयोजन या प्रेरक उत्पन्न होता है। और आवश्यकता है क्या? आवश्यकता वह शारीरिक शक्ति है जो व्यक्ति को उसकी इच्छा पूर्ति के लिए क्रियाशील करती है। यह क्या है? एक प्रकार की शारीरिक शक्ति है जो करती क्या है? शारीरिक शक्ति क्या करती है? आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे क्रियाशील करती है। यह शारीरिक शक्ति क्या करती है? आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या करती है? क्रियाशील करती है। ये तो अधिगम प्रक्रिया के चरण का पहला पायदान है। दूसरा जो है वो लक्ष्य, क्योंकि आवश्यकता लक्ष्य उन्मुखी होती है। अगर हम दूसरी की बात करें, हम दूसरे पायदान की बात करें तो दूसरा क्या है? लक्ष्य। आवश्यकता क्या होती है? लक्ष्य की ओर उन्मुख होती है, अर्थात लक्ष्य उन्मुखीकरण की बात करती है, उन्मुखीकृत होती है। तो व्यक्ति एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या लक्ष्य प्राप्त कर लेने तक वो क्रियाशील रहता है, या दूसरे शब्दों में व्यक्ति को एक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेने तक वह क्रियाशील बनाए रखती है। लक्ष्य बोध के अगर हमारे पास लक्ष्य नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि अधिगम की प्रक्रिया, अधिगम ही नहीं बल्कि कोई भी प्रक्रिया होगी वो प्रभावशाली नहीं होगी। तीसरे की बात करते हैं, समायोजन या एडजस्टमेंट। तीसरा जो है वो क्या है? समायोजन या एडजस्टमेंट। यहां समायोजन से आशय क्या है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों से अपने को समायोजित करता है या विभिन्न परिस्थितियों के साथ समायोजन को स्थापित करता है और बाधा को पार करने के लिए, उसे भेदने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए वह करता क्या है? सफल प्रयास के रूप में आगे बढ़ता रहता है। या यूं कह सकते हैं कि बाधा को पार करने के लिए या भेदने के लिए प्रयास करता है, जिसमें बाधा भेद कर लक्ष्य प्राप्त कराने वाले प्रयास को हम सफल प्रयास कहते हैं, और शेष जितने बचे हुए हैं वो हमारे असफल प्रयास के अंतर्गत जाते हैं। यानी सफलता के लिए हमको क्या करना होगा? विभिन्न परिस्थितियों से अपने को समायोजित करना होगा। तो इसलिए यह तीसरा बिंदु है आपका समायोजन। और चौथा और अंतिम है परिवर्तन, चेंजेस। परिवर्तन से आशय है कि जो लर्निंग प्रोसेस है, अधिगम की प्रक्रिया है, उससे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता जाता है, जो पहले के व्यवहार से भिन्न होता है। जो पूर्व का व्यवहार है, स्वाभाविक है कि अधिगम प्रक्रिया के द्वारा उसमें नवीन व्यवहार का जन्म होगा और उसके परिवर्तन जो है अस्थायी होकर व्यक्ति के अर्जित व्यवहार का एक अंग बन जाता है या अर्जित व्यवहार का एक भाग बन जाता है। और परिवर्तन जो है वो संभावित होता है, जरूरी नहीं है कि परिवर्तन हो ही जाए, ये संभावित होता है। और यही इसमें परिवर्तन की जो संभावना होती है, इसी से सबलीकरण की प्रक्रिया में हम चलते हैं, अर्थात संभावनाओं को के द्वारा ही हम सबलीकरण करते हैं। तो ये तो पहली विशेषता, अधिगम क्या है? प्रक्रिया है।
हम आगे बात करें विशेषताओं की, तो अधिगम क्या है? सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो सभी समयों पर और सभी स्थानों पर और सभी जीवों में घटित होती है। जहां प्राणी है, जहां स्थल है, वह समय, समयों, स्थानों सभी के सापेक्ष प्राणी में कुछ न कुछ क्रिया, प्राणी के द्वारा कुछ न कुछ क्रिया होती रहती है। अर्थात जब भी वो क्रिया करेगा तो स्वाभाविक है कि कुछ नवीन तथ्य को प्राप्त करेगा और अधिगम की प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए कहा गया अधिगम क्या है? सार्वभौमिक है। दूसरा अधिगम परिवर्तन है, लर्निंग इज चेंज। बालक का जो व्यवहार है उसमें होने वाला परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। और अधिगम की बात करें कि यह प्रक्रिया जो अधिगम की प्रक्रिया है जिससे बालक में परिवर्तन क्या होता है? परिलक्षित होता है। इसके द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित होता है। और यह परिवर्तन और पुनर्परिवर्तन, परिवर्तन ही नहीं बल्कि परिवर्तन और पुनर्परिवर्तन की श्रृंखला के रूप में यह निरंतर चलती रहती है और परिवर्तनों का परिणाम अधिगम के रूप में निकल कर आती है। अधिगम को विकास, यानी अधिगम विकास है। लर्निंग इज अ डेवलपमेंट। बालक का विकास अधिगम प्रक्रिया के द्वारा होता है, क्योंकि विकास के यदि हम कारण की बात करें, जब विकास के आधार और कारण की बात किया था तो आधार दो थे। कौन से? एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। वंशानुक्रम के द्वारा हमें क्या मिलता है? अधिगम का कारण परिपक्वता, और वातावरण के द्वारा क्या मिलता है? अधिगम। तो वो अधिगम का कारण अर्थात बालक का विकास अधिगम के द्वारा होता है। और बालक के सर्वांगीण विकास की बात हम करते हैं तो उसमें अधिगम का इतना अधिक योगदान होता है कि हम ये कह सकते हैं कि विकास अधिगम का पर्याय बन जाता है। अगला बिंदु है अधिगम अनुकूलन है, लर्निंग इज एडजस्टमेंट। तो अधिगम द्वारा बालक समाज व वातावरण के साथ क्या करता है? अनुकूलन स्थापित करता है। और अनुकूलन की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया के इतनी है कि कभी कभी हम अधिगम और अनुकूलन में अंतर नहीं कर पाते, बल्कि अधिगम को ही अनुकूलन समझ लेते हैं। जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो प्राणी को जीवित रहने के लिए वातावरण के साथ अनुकूलन करना ही होता है। अतः जीवित रहने के लिए उसे अधिगम की प्रक्रिया करनी ही पड़ती है। अधिगम रचनात्मक है। कुछ बिंदु हैं, खाली बिंदुवार बता दे रहे हैं, उस पर बहुत चर्चा की जरूरत नहीं है। कि जैसे अधिगम रचनात्मकता है, स्वाभाविक है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह कुछ रचनात्मक कार्य को करता रहे। इस प्रकार कार्य को करना या इस प्रकार के कार्य को करना हम अधिगम के रूप में जान सकते हैं या अधिगम के रूप में मानते हैं, जिसे वह विचारों और कार्यों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। अधिगम उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य संबंध के रूप में, लर्निंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो अनुक्रिया, उत्तेजना और अनुक्रिया के मध्य संबंध के रूप में अधिगम की बात करें तो किसी उत्तेजना के साथ सही और वांछित अनुक्रिया का संबंध स्थापित करना ही क्या है? अधिगम है। अभी आगे हम सिद्धांत पढ़ेंगे, जितने भी संबंधवादी उसमें आपको स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच कंडीशनिंग की ही बात होगी। अधिगम की बात हम करें तो अधिगम क्या है? ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक या क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। अर्थात यह जो बच्चों का व्यवहार परिवर्तन है उसका व्यवहार परिवर्तन इन्हीं तीन क्षेत्रों में होता है। या तो संज्ञानात्मक क्षेत्र होगा, या भावात्मक क्षेत्र होगा, या मनोचालक क्षेत्र होगा। तो वह
अर्थात अधिगम इन तीनों क्षेत्रों को आच्छादित करता है। तो इस हेतु हम ये कह सकते हैं कि वह ज्ञान का संग्रह करता है, भावनाओं को ग्रहण करता है और क्रियाओं को करने हेतु दक्षताओं को भी वह संकलित करता है। अधिगम स्थानांतरणीय है, अर्थात लर्निंग इज ट्रांसफरेबल। आगे का आपका एक चैप्टर ही बनेगा अधिगम स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण, अर्थात किसी एक क्षेत्र में लिया गया अधिगम या प्राप्त अधिगम उसी की तरह की दूसरी परिस्थिति, दूसरे क्षेत्र, दूसरे विषय, दूसरे प्रकरण में हम उस अधिगम को स्थानांतरित करते हैं। अर्थात एक प्रकार के अधिगम का जो या एक अधिगम कौशल, एक अधिगम दक्षता प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग उसी तरह, उसी समतुल्य हम किसी दूसरी परिस्थिति में भी उपयोग करते हैं। इस तरह अधिगम क्या है? स्थानांतरणीय है। तो ये अधिगम के प्रमुख विशेषताओं की बात हुई। तो अधिगम प्रक्रिया की बात हम करते हैं। तो अधिगम प्रक्रिया में जैसा अभी हमने बताया, तो इसमें कुछ बिंदु और चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम सीधे आ जाएंगे अधिगम के सिद्धांत पर। तो उन बिंदुओं की चर्चा हम कल करते हैं, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। लेकिन समाप्त करने के पहले एक महत्वपूर्ण बात आपको और बता दें कि जो अभी आपको 3:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट पेपर दिया जाएगा, उसका रिजल्ट आज रात तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट ही नहीं बल्कि टॉप 10 जो स्कोरर होंगे, जो सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले होंगे, उनके नाम के साथ पूरा डिटेल हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।